हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम शुरू करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का सिलेबस बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए। तो ये कोर्स शुरू करने से पहले आप मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मेरा नाम है कमल बघेल और मैं आपको पढ़ाऊंगा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। जी हाँ, 2024 मैट्रिक परीक्षा में हम लोग बहुत अच्छे नंबर लेके आने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। ये कोर्स बिल्कुल 100% फ्री है। पहली बात क्लियर होगी कि आपको बिल्कुल भी इसके लिए 1 रुपए भी देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको इस बात की बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं। ये कोर्स शुरू से आपके एग्जाम तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए। बिल्कुल भी मैं 1 रुपए भी इसके लिए नहीं लूंगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो कोर्स कराने वाला हूं मैं सामाजिक विज्ञान, बिल्कुल आपको सरल भाषा में समझाने वाला हूं कि आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। बच्चे सामाजिक विज्ञान से थोड़ा डरते भी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डरने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, मैं आपको वीडियो के एंड में पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपके नोट्स भी तैयार होंगे और आप नोट्स बनाओगे और उनको अच्छे से पढ़ोगे। और तीसरी बात है कि हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस भी लेके आएंगे। जो भी हमने वीडियो में सीखा है उसके हम ओटी के थ्रू क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हल करेंगे बड़े आसान तरीके से। ठीक है, तो ये तो था कोर्स के बारे में और आज से हम शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, पहले आप वीडियो को देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला पार्ट है भूगोल का, जिसका नाम है संसाधन और विकास। ठीक है, संसाधन और विकास को आज हम लोग बड़े ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न आता है वो यही आता है कि संसाधन क्या है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे और पास कई वस्तुएं, कुछ वस्तुएं हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं, यानी कि वो हमारे लिए जरूरी हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उनकी, यानी कि वो हमारे लिए बिल्कुल भी हम उसको यूज करते ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके हाथ में अभी क्या है, मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल आपकी क्या कर रहा है बताओ? मोबाइल आपकी क्या हेल्प कर रहा है? मोबाइल से आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं पढ़ाई? ठीक है, और अगर आपको किसी से बात करनी है अपने रिश्तेदार से, तो आप उसके घर जाना पड़ेगा अगर मोबाइल नहीं होगा तो इससे हमें यह फायदा हो रहा है कि हम घर बैठे ही किसी से भी क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जरूरत को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही पेड़ पौधे होते हैं। अब पेड़ पौधे से हमको क्या फायदा है बच्चों? देखो, पेड़ पौधे हमें क्या करते हैं, लकड़ी प्रोवाइड कराते हैं, और सबसे खास चीज क्या है, वो हमको वायु प्रदान करते हैं, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं। यानी कि वो भी हमारी क्या कर रहे हैं, एक जरूरत को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। समझ में आया आपको? तो मैं बोलना चाहूंगा, संसाधन का मतलब यही होता है कि कोई भी वस्तु ले लो आप, चाहे वो जीवित हो, चाहे वो कैसी हो, जीवित हो। जीवित मतलब उसमें जीवन हो, जैसे कि पेड़ पौधे, ठीक है, पशु। पशु से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है कि नहीं? तो ये भी तो हमारी जरूरत की क्या होगी, ये भी तो हमारी एक जरूरत को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं कि नहीं? और जैसे अजीवित, अजीवित के कुछ उदाहरण ले लेते हैं। अजीवित जिसमें जीवन नहीं है, तो बताओ क्या है? जैसे कि स्कूल। ठीक है, स्कूल में क्या है, स्कूल में हमको शिक्षा मिलती है, तो ये भी हमारी जरूरत को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। घर, हमारा घर, घर में हम रहते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारी जरूरत को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। आपका मोबाइल, ये भी हमारी जरूरत को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो जीवित वस्तु हो, चाहे वो अजीवित वस्तु हो, ऐसी वस्तु जो हमारी जरूरत को पूरा कर दे उसे ही हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। क्लियर हो गया? डेफिनेशन समझ में आ गई? तो डेफिनेशन भी आपकी यही है, क्या है बच्चों, कि पर्यावरण में उपस्थित वे सभी जीवित या अजीवित घटक जो हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जो चीज हमारी जरूरत को पूरा कर रही है वो संसाधन है, और जो जरूरत को पूरा नहीं कर रही है वो संसाधन नहीं है। ठीक है, उदाहरण है, उदाहरण क्या है, उदाहरण है जैसे पशु है, मनुष्य है, धातु है, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? पशु से मैंने बताया था, पशु से हमको क्या है, दूध मिलता है। ठीक है, और मनुष्य से क्या है, देखो मनुष्य भी क्या है, एक संसाधन। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आपकी क्या है, एक जरूरत पूरी हो रही है, इसका मतलब मैं क्या हो गया, संसाधन हो गया। ठीक है, तीसरी चीज, धातु। धातुओं को पता ही है आपको, लोहे से मशीनें बनती हैं, घर बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक संसाधन बन गया। पेड़ पौधे तो मैंने आपको बताया ही था।
जिससे क्या है हमको ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड होती है। तो क्लियर बात समझ में आ गई आपको, संसाधन की डेफिनेशन समझ में आ गई कि पर्यावरण में उपस्थित कोई भी चीज या कोई भी जीव जो हमारी जरूरत को पूरा कर दे वो संसाधन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो कुछ संसाधन पहले से संसाधन होते हैं और कुछ को संसाधन बनाया जाता है। जैसे मोबाइल हमको पहले से प्रोवाइड, मोबाइल हमको भगवान ने दिया है क्या बताओ, नहीं दिया, यानी मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, तो कुछ वस्तुएं शुरू से संसाधन नहीं होती, उनको संसाधन बनाया जाता है। तो हम यहां पे लिखेंगे संसाधन बनाने की शर्तें क्या क्या होती है। संसाधन में बदलने की शर्त। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को क्या बनाना चाह रहे हैं, किसी वस्तु या किसी जीव को संसाधन बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो शर्त है वो है क्या, तकनीक होनी चाहिए हमारे पास। क्या होनी चाहिए हमारे पास, तकनीक। तकनीक क्या होती है, जैसे पहले जमाने में कोई मटका, मटका होगा क्या, वो भी इंसान ने दिमाग लगाया होगा तभी तो मटका बना होगा। अब मटका बनाने का जिस व्यक्ति के दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि मटका बनाऊंगा मैं इस तरीके से, इसमें पानी भर लूंगा, तो जो आइडिया आया उसके दिमाग में उसको ही बोलते हैं तकनीक। यानी काम करने के तरीके को ही क्या कहा जाता है, तकनीक कहा जाता है। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी, तो तकनीक की जरूरत है। किसी भी वस्तु को अगर मुझे संसाधन बनाना है तो किसकी जरूरत होगी, तकनीक की। दूसरी जो चीज आती है वो आती है कि आर्थिक रूप से पहुंच में होना चाहिए। किससे, आर्थिक, ठीक है, रूप से पहुंच में होना चाहिए। आर्थिक रूप से पहुंच में का मतलब यह है कि वो क्या है, अगर आप किसी वस्तु को संसाधन में बदल रहे हो तो उसमें पैसा इतना खर्च हो जाए कि आदमी उसको खरीद ले, कि ऐसा नहीं कि उसमें पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है तो भी आप क्या करोगे, संसाधन में नहीं बदल पाओगे, क्योंकि तकनीक के लिए हमेशा पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और तीसरी चीज होती है यहां पे, सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आपको किसी वस्तु को संसाधन में बदलना है। पहली चीज क्या है, तकनीक। तकनीक आपको समझ में आ गई, काम करने का आइडिया। दूसरी चीज, जो आप बना रहे हो उसमें पैसा कम से कम खर्च होना चाहिए, यानी इतना कम से कम का मतलब यह है कि इतना नहीं कि लोग उसको अफोर्ड ही ना कर पाए, तो फिर वो संसाधन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। सांस्कृतिक रूप से मान्य मतलब ये है कि आपने मान के चलो ऐसी गाड़ी बना दी जो बढ़िया चल रही है, पेट्रोल भी कम खा रही है, लेकिन वो प्रदूषण बहुत ज्यादा कर रही है। अब प्रदूषण ज्यादा, देखिए संसाधन की परिभाषा को समझने के बाद अब हम समझते हैं संसाधन के प्रकार के बारे में। तो देखिए संसाधन जो होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये पूरा चार्ट आपको नजर आ रहा है। अब देखिए संसाधन जो मेनली होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानवीय। ठीक है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो प्राकृतिक कौन से होते हैं, जो हमको प्रकृति से प्राप्त हुए। किससे प्राप्त हुए, प्रकृति से, यानी उसके लिए हमको प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं है। हम बोल सकते हैं कि तकनीक की आवश्यकता नहीं है। किसकी नहीं है, तकनीक की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हवा है, अब हवा को हमने संसाधन बनाया क्या, नहीं बनाया ना, ऑलरेडी ये पहले से क्या है, संसाधन है। तो ये कौन सा संसाधन हो गया, ये प्राकृतिक संसाधन हो गया। ठीक है, पेट्रोलियम ये भी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ये जो संसाधन है वो सभी क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। और मानवीय संसाधन कौन से होते हैं, जो मनुष्य ने बनाए हैं। वैसे तो सभी संसाधनों को जो संसाधन बनाने का काम करता है वो कौन करता है, मनुष्य करता है। ठीक है, तो ये चार्ट आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं मेनली जो आपकी बुक में है कि संसाधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो संसाधनों को सबसे पहले बांटा गया है कि इसके उत्पत्ति के आधार पर, हम एक एक की बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद की गई है स्वामित्व के आधार पर, उसके बाद समाप्यता के आधार पर, और लास्ट में विकास के स्तर के आधार पर। स्टार लिखा है यहाँ पे आपको, विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, तो आपको चारों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये सभी से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों को अच्छे से पहले समझ लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो आप अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप हमारा आता है यहाँ पे, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इस बात के भी आप ओटी में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं, तो आपको यहाँ पे है, एक होता है जैविक संसाधन, ठीक है, और एक होता है अजैविक संसाधन। अब देखो जैविक संसाधन, नाम से ही पता चल रहा है जैविक। जैविक क्या हो गया, जिसमें जीवन पाया जाता है, यानी कि वे संसाधन जो जीवित होते हैं।
जैसे कि मनुष्य, मनुष्य क्या है, एक जीवित है, इसका मतलब ये कौन संसाधन हो गया, जैविक संसाधन हो गया। ठीक है। जैसे कि और है पशु, पशु भी क्या है, जैविक संसाधन है, क्योंकि उसमें क्या है, जीवन है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, किसमें जीवन है, किसमें जीवन नहीं है। तो जिनमें जीवन पाया जाता है, वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, उनको हम बोलते हैं जैविक संसाधन। ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे, पशु और मानव। ठीक है। तो जैविक संसाधन की पहचान कैसे करनी है, बस ये देख लो वो जिंदा है, यानी उसमें जीवन है या फिर नहीं है। अगर उसमें जीवन है तो जैविक है, अगर उसमें जीवन नहीं है तो अजैविक है। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पे अजैविक संसाधन क्या है, तो ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, अजैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए क्या है, जैसे धातु है। अब धातु भी क्या है, एक संसाधन है। जैसे लोहा क्या है, संसाधन है, लेकिन वो जीवित है क्या, नहीं है ना। सड़क, सड़क क्या है, संसाधन है कि नहीं, हमारी जरूरत को पूरा करती है। तो लेकिन इसमें जीवन है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, अजैविक संसाधन। स्कूल, स्कूल भी हमारी जरूरत को पूरा करता है, इसमें जीवन है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, अजैविक हो गया। और हॉस्पिटल। ठीक है। तो ये सब क्या है, अजैविक के उदाहरण है। तो समझ में आ गया, जिसमें जीवन होगा वो जैविक संसाधन, और जिसमें जीवन नहीं होगा वो अजैविक संसाधन। सिंपल। अब आते हैं हम अगले प्रकार पे। अगला प्रकार है हमारा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो बच्चों, आपको याद रखना है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे व्यक्तिगत संसाधन की। ठीक है। 1 बाय 1 बात करेंगे। व्यक्तिगत। अब स्वामित्व का मतलब क्या होता है, स्वामित्व का मतलब होता है यहाँ पे मालिकाना हक। हम इसमें क्या देखेंगे, हक चेक करेंगे। हक मतलब होता है अधिकार। ठीक है। अधिकार के हिसाब से देखेंगे किसका अधिकार होगा, उसे उस टाइप से उसका संसाधन हो जाएगा। जैसे व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है। तो क्या है व्यक्तिगत संसाधन, देखो वे संसाधन जिन पर एक व्यक्ति या उसके परिवार का अधिकार होता है, यानी किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो या फिर उसके परिवार का अधिकार हो, तो उसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। जैसे आपके घर में क्या है, आपके पास क्या है, मोबाइल है। ये मोबाइल का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि आप मोबाइल चला रहे हो, इसीलिए बार बार मोबाइल बोल रहा हूं। ठीक है। जैसे ये मोबाइल है, अगर आप इस मोबाइल को, कौन कौन चला सकता है, आप चला सकते हो, आपके मम्मी पापा चला सकते हैं, आपकी बहन चला सकती है, सही है कि नहीं। क्या पड़ोसी भी इसको चलाएगा, क्या क्या उस पर अधिकार होगा, क्या वैसे मांग ले तो वो बात अलग है, लेकिन हमेशा के लिए अधिकार होगा क्या, नहीं होगा। तो ये कौन संसाधन हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। अगर आपके घर में ट्रैक्टर है, आपने खुद अपने पैसे से उसे खरीदा है ट्रैक्टर को, ठीक है, उस ट्रैक्टर को, तो बताओ ट्रैक्टर क्या होगा, वो आपका संसाधन है, किसी और का तो है नहीं। तो ये भी क्या होगा, व्यक्तिगत संसाधन। समझ में आ गया। यानी इस पर एक व्यक्ति या फिर उसके परिवार का अधिकार होता है, उसे बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है। कुछ उदाहरण है, जैसे किसान की भूमि है, खुद की भूमि होगी तो क्या ऐसी है, वो व्यक्तिगत संसाधन है। दूसरा ट्रैक्टर, ठीक है, घर, या फिर उसने तालाब या कुआं जो खुदवाया है खुद के खेतों के लिए, तो वो भी क्या होगा, वहां पे व्यक्तिगत संसाधन होगा। समझ में आ गई बात आपको। अगला आता है हमारा यहाँ पे सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक, सामुदायिक मतलब क्या होता है बेटा, समुदाय का। समुदाय मतलब होता है समाज। समुदाय मतलब क्या होता है, एक तरीके से समाज। समाज का मतलब ये नहीं कि जाति के हिसाब से, जैसे अगर आप एक मोहल्ले के अंदर रह रहे हो तो ये भी क्या एक समाज है, एक सोसाइटी है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम जो जाति के हिसाब से देख रहे हो उस हिसाब से। तो क्या है, देखो क्या है सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जिन पर एक समुदाय का अधिकार होता है। देखो व्यक्तिगत में क्या है, एक व्यक्ति का अधिकार था, सामुदायिक में क्या है, एक समुदाय का अधिकार। समुदाय के अंदर क्या क्या आ सकता है, एक मोहल्ला भी हो सकता है, एक गांव हो सकता है, ठीक है, एक शहर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक समुदाय बोलते हैं। अगर इसका अधिकार होता है तो उसे क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। उदाहरण के लिए, उदाहरण है हमारे कौन कौन से, जैसे शमशान घाट है। ठीक है। जो शमशान घाट होता है गाँव में या फिर कहीं पे भी होता है, उस पर जो अधिकार होता है वो पूरे गाँव का होता है, पूरे शहर का होता है कि। दूसरा, कोई पार्क बना हुआ है गांव शहर में या फिर आपके और पास, वो सरकारी पार्क है, तो उस पर किसका अधिकार है, उस गांव के लोगों का अधिकार है कि नहीं। तो ये कौन सा पार्क हो गया, ये हो गया सामुदायिक संसाधन। समझ में आ गई बात आपको। धर्मशाला बनवाई गांव ने मिलकर, तो कौन सा हो गया, सामुदायिक संसाधन हो गया। सार्वजनिक पिकनिक का कोई जगह है, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे, सामुदायिक संसाधन। समझ में आ गई बात आपको। व्यक्तिगत संसाधन एक व्यक्ति का अधिकार, सामुदायिक संसाधन एक समुदाय का अधिकार, यानी कि मोहल्ले का अधिकार हो सकता है, गांव का अधिकार हो सकता है, या फिर शहर का अधिकार, उसे बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। ठीक है। तीसरा आता है हमारा यहाँ पे राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, तो देखिए क्या होता है,
सामान्यतः देश में पाए जाने वाले सभी जितने भी जो निजी संसाधन है वो कैसे हैं, राष्ट्रीय संसाधन। ये बोल रहे हैं कि जो भी निजी संसाधन है, जो व्यक्तिगत संसाधन है, वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे मान के चलो आपके पिताजी के पास क्या है, खेती है कि नहीं, और उस खेती में से होके मान के चलो ये खेत है और सरकार चाहती है कि यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सड़क निकालेंगे, तो सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो कहीं से भी सड़क निकाल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी क्या हो गया, सरकार का हो गया कि नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संसाधन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय संसाधन के अंदर सब कुछ आता है। ठीक है? तो उत्तर क्या है यहाँ पे देखो कि उदाहरण के लिए जैसे खनिज, जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होगा वो क्या होगा, राष्ट्रीय संसाधन होगा। जैसे खनिज संसाधन, देश में जितने भी खनिज संसाधन है, लोहा, कोयला, तांबा, ये सब निकल रहे हैं, सभी क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है। और देश की सीमा के अंदर संपूर्ण भूमि, पूरे देश के अंदर जो भी भूमि है वो सब सार्वजनिक राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। ठीक है। दूसरा, समुद्रीय क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र भी होता है कि नहीं, किसी हर देश का समुद्री क्षेत्र होता है, तो वो भी क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन है, वो भी राष्ट्र का है। ठीक है। महासागरीय क्षेत्र, महासागर का क्षेत्र होगा, वो भी क्या होगा, राष्ट्रीय संसाधन होगा। समझ में आ गया आपको राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पे। फोर्थ कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है, देखो कि वे संसाधन जिन्हें राष्ट्रीय संस्थाएं संचालित करती है। कौन संचालित करता है, जिन्हें, राष्ट्रीय संस्थाएं। यानी कि ऐसी कुछ क्षेत्र भी होते हैं, जैसे यहाँ पे भारत का क्षेत्र है और ये किसका है, इधर पाकिस्तान का है, ठीक है, इधर चाइना का है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जहां पे किसी देश का अधिकार नहीं होता, तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यानी कि उस पर किसी एक देश का अधिकार है ही नहीं, सभी उसको यूज करेंगे, तो उसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। तो वे संसाधन जिन्हें अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं क्या करती हैं, संचालित करती हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। तो जैसे उदाहरण है यहाँ पे, ये उदाहरण बहुत पॉपुलर है और आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि तट रेखा से 200 मील दूर महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। तट रेखा से 200 मील दूर पर जो महासागरीय संसाधन है, ठीक है, उन पर किसी का भी अधिकार नहीं, किसी भी देश का, भारत, पाकिस्तान, चाइना, किसी का भी नहीं है। ठीक है, इंडिया का भी नहीं है। तो वहां पे हम बोलेंगे वो कौन संसाधन हो गया, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। अगर वहां पे हमको संसाधन निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो समझ में आया बच्चों। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत संसाधन यानी एक व्यक्ति का अधिकार, ठीक है, सामुदायिक संसाधन यानी कि एक समुदाय का अधिकार, ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन यानी कि पूरे राष्ट्र का अधिकार, और अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे, यहां पर किसी का भी अधिकार नहीं होता, उससे क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका जो अगला प्रकार है वो है समाप्यता के आधार पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखना। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के, और उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। ठीक है, और समाप्यता के आधार पर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से। समाप्यता का अर्थ समझ लेते बेटे। समाप्यता का अर्थ होता है बेटा समाप्त होना। क्या होना, समाप्त होना। समाप्त होने का मतलब यह है कि यहां पे हम ये देखेंगे कि कौन से संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और कौन से समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो जो समाप्त हो जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, और जो समाप्त नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यही है। सबसे पहला जो संसाधन का प्रकार है समाप्यता के आधार पर वो है नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन का दूसरा नाम है यहाँ पे पुनः आपूर्ति संसाधन। देखो नवीकरणीय का मतलब ये है कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पुनः प्राप्त किया जा सकता है मतलब बच्चों ये है तो उसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कभी भी वो खत्म नहीं हो सकता। जैसे मान के चलो हमने क्या किया, पेड़ काट दिए, एक पेड़ को क्या कर दिया हमने, काट दिया। क्या हम पेड़ दोबारा उगा सकते हैं कि नहीं, बताओ। बिल्कुल उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, नवीकरणीय हो गया। दूसरी चीज एक और उदाहरण देता हूं, जैसे पानी है, पानी का इस्तेमाल हमने कर लिया और पानी पूरी तरीके से क्या कर दिया हमने, खर्च कर दिया, तो पानी तो दोबारा भी बारिश हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है, 3-4 महीने बाद होती है कि नहीं, जून जुलाई में बारिश होती है, फिर से पानी आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संसाधन है इसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संसाधन हो गया नवीकरणीय संसाधन। समझ में आ गई बात आपको। नवीकरणीय का मतलब ये है कि इसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं और ये कभी समाप्त नहीं होगा, इसीलिए तो इसका नाम है पुनः आपूर्ति संसाधन, यानी कि दोबारा से इसकी क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन भी यही है कि वे संसाधन
जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण क्या है? पानी है, आपको पता है कभी खत्म नहीं होगा। हवा कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, पेड़ पौधे, तो इनका कभी भी नाश नहीं हो सकता। अगर ये खत्म हो भी जाएंगे तो हम आराम से इनको दोबारा से इनको प्राप्त कर सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण समझ में आ गए। दूसरा आता है यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं कि वे संसाधन, कौन से? वे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते उन्हें बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अब इनको दोबारा से प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे पानी तो आपको पता है 3-4 महीने के बाद हाल बारिश होती है और बीच बीच में भी हो जाती है, तो पानी तो आराम से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम पेट्रोल की बात करें, ठीक है, पेट्रोलियम की बात करें, तो पेट्रोलियम 1-2 साल में नहीं बनता। पेट्रोलियम को बनने में हजारों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, तब कहीं जाके पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, तो अगर ये जल्दी से आप इसको खत्म कर दोगे तो आपको कितना समय रुकना पड़ेगा? हजारों साल वेट करना पड़ेगा कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, ये संसाधन कौन से हैं? अनवीकरणीय। क्योंकि क्योंकि ये क्या है, बनते बहुत धीरे धीरे और इस्तेमाल इसको अगर हम ज्यादा कर लेंगे तो ये सिंपल सी बात है जल्दी समाप्त हो जाएंगे। यानी कि ये जो अनवीकरणीय संसाधन है, कौन से अनवीकरणीय संसाधन है, वो बिल्कुल सीमित मात्रा में, ठीक है, सीमित मात्रा में अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो जल्दी समाप्त भी हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो क्या है अनवीकरणीय? वे संसाधन जिनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये संसाधन एक लंबे भू समय अंतराल में बनते हैं। सही है कि नहीं? बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अतः ये संसाधन क्या होते हैं? सीमित मात्रा में होते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? पेट्रोलियम, कोयला, आप धातु भी बोल सकते हो, जो भी धातुएं आती हैं ये भी क्या है? सीमित मात्रा में है। ठीक है, तो ये सब जो खनिज पदार्थ हैं इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसीलिए हम बोलते हैं इनको अनवीकरणीय, यानी इनको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आया आपको? समाप्तता के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, एक नवीकरणीय और एक कौन सा? अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, अनवीकरणीय मतलब दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण मैंने आपको इसमें दे दिए हैं। क्लियर हो गया? आते हैं अगले प्रकार पे। अगला प्रकार है बेटा, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम पूछा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन शॉर्ट तरीका बिल्कुल नहीं, हम पूरा पढ़ेंगे, क्लियर, उसको समझेंगे और फिर इसकी ओटी लगाएंगे। बहुत मजा आएगा जब हम इसकी ओटी को आपको सॉल्व कराएंगे, आप आराम से उत्तर देते रहोगे। ठीक है ना? लेकिन इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, तभी आप उसके उत्तर दे पाओगे। तो हमारा देखो यहाँ पे क्या है, संभावित संसाधन क्या होते हैं विकास के स्तर के आधार पर? पहला कौन सा है? संभावित संसाधन। देखो संभावित संसाधन क्या है कि वे संसाधन जो भविष्य में संसाधन के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी कि अभी नहीं कर रहे लेकिन भविष्य में उनको प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि अभी ये पूर्ण रूप से संसाधन के रूप में विकसित नहीं है, तो इस प्रकार के संसाधन को क्या कहते हैं? संभावित संसाधन कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि अपूर्ण रूप से जो संसाधन है, अभी पूरी तरीके से संसाधन बने नहीं है, लेकिन भविष्य में पक्का ये संसाधन के रूप में हम इसको यूज करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? संभावित संसाधन। उदाहरण दूं, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का भी हम यूज करते हैं क्या? नहीं करते, बहुत कम करते हैं, लेकिन इसको हम क्या है आगे चल के भविष्य में जरूर यूज करेंगे, सौर प्लेट वगैरह को। ठीक है, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल तो खत्म हो जाएगा, बाद में हम इसी एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो इसको बोलेंगे संभावित संसाधन। क्लियर हो गया? उदाहरण है यहाँ पे एक कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्या है? अपार संभावना है, लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? संभावित संसाधन हो गया, यानी हमें पता है कि संसाधन बन जाएगा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये वाला कि विकसित संसाधन क्या होता है। आपका ये क्वेश्चन है कि विकसित संसाधन क्या होता है। तो देखो, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, यानी कि हम उसको खोज चुके हैं, संसाधन की जांच हो चुकी है, ठीक है, और उसकी गुणवत्ता और मात्रा, ठीक है, ध्यान रखना, पहली बात तो उसकी खोज हो चुकी है, ऐसा संसाधन जिसकी खोज हो चुकी है और उसकी गुणवत्ता भी चेक कर लिया। गुणवत्ता मतलब क्या है? क्वालिटी। हमने बताया था संसाधन की जो शर्तें होती हैं, क्वालिटी मतलब यह है कि संसाधन को चेक कर लिया है कि बिल्कुल सही संसाधन है, ठीक है, और दूसरी बात उसकी मात्रा भी हमको पता चलेगी कि ये पृथ्वी पर कितना % मौजूद है। इससे क्या होता है, हम आराम से संसाधन को यूज कर सकते हैं नियोजित तरीके से। ठीक है, तो ये है, तो विकसित संसाधन का मतलब समझ में आ गया
कि उस संसाधन, ऐसा संसाधन जिसके हमने खोज कर ली है और उसकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों हमको पता चल गई है, तो इस प्रकार के संसाधन को बोलेंगे विकसित संसाधन। यानी हमको पूरी नॉलेज है उस संसाधन के बारे में, ठीक है, कि ये कितने दिनों तक हमारे पास रह सकता है, यानी कि कितने दिनों में खर्च हो सकता है, तो उसी हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस टाइप के संसाधन को बोलते हैं विकसित संसाधन, ठीक है। लास्ट में आता है हमारा यहाँ पे भंडार और संचित कोष। भंडार क्या है, देखो वे संसाधन जो संसाधन के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं लेकिन वर्तमान में तकनीक न होने के कारण इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, भंडार कहलाते हैं, एक तरीके से स्टोरेज, ठीक है। ये अभी यूज नहीं कर रहे, वही तकनीक की वजह से, तकनीक नहीं है हमारे पास इसीलिए इसका यूज नहीं कर रहे। संचित कोष भी आपका वही संसाधन है, इसको भी क्या करते हैं हम लोग, अभी इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं लेकिन भविष्य में इसका यूज कर सकते हैं। तो आया समझ में आप लोगों को संसाधन के प्रकार। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अगला पार्ट हमारा होगा जिसके अंदर हम लोग संसाधन नियोजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, संसाधन नियोजन के बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे एजेंडा 21 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। और मिट्टी के बारे में बात करेंगे। ये तीन चीजें और हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए जिससे आपको नोट्स समय समय पर प्रोवाइड होते रहे। और 10th क्लास वाले स्टूडेंट जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।